हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आई होप सभी की तैयारियां अच्छी चल रही होंगी। मैं स्वागत करती हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल भाषा अध्ययन पर। आज हम करने वाले हैं एक और कहानी जिसका नाम है दुनिया का अनमोल रत्न, जो लिखी है प्रेमचंद जी ने। ठीक है, आज हम इसके बारे में सारे टॉपिक डिस्कस करेंगे। एक वीडियो में सारी कहानी ख़त्म, और वो भी काफ़ी शॉर्ट नोट्स में। ठीक है, ताकि कम समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है कर पाएँ और आपका कोई क्वेश्चन छूटे ना। तो इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की कहानी, दुनिया का अनमोल रत्न। पता नहीं, प्रेमचंद जी की जो है पहली कहानी है, और ये प्रकाशित कहाँ हुई थी? कानपुर में प्रकाशित हुई थी, उर्दू पत्रिका जमाना में। ठीक है, 1907 में ये प्रकाशित हुई थी, और इसके बाद 1908 में जो है ये सोजे वतन नामक कहानी संग्रह में संकलित की गई थी। ठीक है, आगे चलते हैं। कहानी के पात्रों की अगर हम बात करें तो दिलफिगार इस कहानी का मुख्य पात्र है, जो मल्लिका दिलफरेब से प्रेम करता है। वो एक सच्चा प्रेमी और प्रेमिका के लिए जान देने वाला आशिक है। ठीक है, उसके बाद आती है दिलफरेब। मुख्य पात्र स्त्री पात्र है, जो कि एक महल की मल्लिका है, और वह अत्यंत सुंदर और रूपवती है। उसके बाद काला चोर। काला चोर जो कि कैदी है, जिसने अनेक बेगुनाहों की हत्या की थी, और उसके दिल में थोड़ा भी रहम और दया नहीं थी, इसीलिए उसे कैदी बनाकर जो है फांसी दी जा रही। इसके अलावा एक बुजुर्ग पात्र भी है, जो दिलफिगार की हिम्मत और हौसला बढ़ाता है, और वही जो है उसे हिंदुस्तान का रास्ता भी बताता है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, जमाना पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, और 1908 में सोजे वतन में प्रकाशित हुई थी। सोजे वतन जो कहानी संग्रह है वो उर्दू में रचित कहानियों का संग्रह है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा सोजे वतन में जो है कुल 5 कहानियाँ थी। ठीक है, 5 कहानी कौन कौन सी थी? इश्क दुनिया व हुब्बे वतन, जिसमें सांसारिक प्रेम और देश प्रेम की जो है बातें की गई हैं। उसके अलावा दुनिया का सबसे अनमोल रत्न, जो हम आज करने वाले हैं। ठीक है, इसके अलावा यही मेरा वतन है, शेख मखमूर और सिले मातम। ठीक है, तो ये जो 5 कहानियाँ हैं प्रेमचंद जी की कहानी संग्रह में रचित हैं। लेकिन जो ये इनका कहानी संग्रह था सोजे वतन, इसको अंग्रेजी सरकार ने राजद्रोह का आरोप लगाकर जब्त कर लिया था, और इनके लेखन पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। इसीलिए बाद में ये हिंदी में जो है लिखने लगे थे। पहले ये किस में लिखते थे? उर्दू में लिखते थे। ठीक है, चलिए अगर इसकी कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स की बात की जाए तो जो रूपवती दिलफरेब और उसके प्रेमी दिलफिगार की इस अलिफ लैला किस्से नुमा कहानी के अंत में देश प्रेम और देशभक्ति की भावना उजागर की गई है। ठीक है, प्रेम का आदर्श स्वरूप और पवित्रता का इसमें चित्रण है। 3 अनमोल रत्न बताए गए हैं। कौन कौन से 3 अनमोल रत्न हैं? पहला है पवित्र आंसू, जो कि काली चोर की आंखों से गिरता है अंत में, जब उसे पश्चाताप होता है और वो मरने वाला होता है उस वक्त। दूसरा है सती की चिता की राख, जिसमें एक स्त्री अपने पति के साथ जो है सती हो जाती है, उसकी राख। और अंतिम है देश की सेवा में कुर्बान सिपाही के खून का आखिरी कतरा। ठीक है, अब आते हैं कि इसमें किस जगह का वर्णन किया गया है। तो इसमें मिनोस्वाद शहर का वर्णन किया गया है। मिनोस्वाद शहर कौन सा है? जहाँ दिलफरेब जो है रहती है। कौन से शहर में रहती है? मिनोस्वाद शहर में रहती है, इटली का शहर है। ठीक है, तो आपको इस शहर का नाम याद रखना है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पात्र के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। दिलफरेब सौंदर्य की देवी है, दिलफिगार जिससे प्यार करता है, और कहाँ की मल्लिका है? वो मिनोस्वाद की मल्लिका है। ठीक है, और वो क्या कहती है दिलफिगार को कि अगर तुम मुझसे सच्चा प्रेम करते हो तो दुनिया का अनमोल रत्न मेरे सामने लेकर आओ, तो मैं तुम्हारी जो है प्रेम को स्वीकार कर लूँगी। ठीक है, और अंत में दिलफिगार उसके लिए लेके भी आता है ना। तो जब वो उसके लिए ले आता है तो वो क्या कहती है कि आज से तू मेरा मालिक है और मैं तेरी लौंडी। ठीक है, दिलफिगार कौन है? दिलफिगार एक सच्चा प्रेमी है, जो दुनिया की सबसे अनमोल रत्न ढूंढकर अपनी प्रेमिका के लिए लेकर आता है, 1000 परेशानियों को पार कर कर। गौण पात्र की बात की जाए तो काला चोर। काला चोर कौन है? जिसने सैकड़ों आदमियों को मारा था, लेकिन उसकी अंतिम इच्छा क्या होती है? एक बालक से मिलने की इच्छा होती है। ठीक है, और जब वो उस बालक से मिलता है तो उसकी आंखों से जो है आंसू गिरने लगते हैं, जो कि
पवित्र आंसू होते हैं। हजारों हत्या करने के बाद भी जो है उसमें जरा भी दया, रहम या फिर पश्चाताप नहीं था, लेकिन उस बच्चे को देखकर उसकी आंखों से जो है आंसू टपक जाते हैं और वो एक अनमोल रत्न की तरह होते हैं, बहुत ही ज़्यादा जो है कीमती होते हैं, लेकिन वो सबसे अनमोल नहीं होता। ठीक है, पहले जो अनमोल रत्न के रूप में इसी आंसू को दिलफिगार लेके जाता है। ठीक है, दूसरा है बुजुर्ग। बुजुर्ग कौन है? पहले उनका बताया गया है, उन्होंने क्या पहना है, हरा अमामा बांधे हुए हैं एक बुजुर्ग, और एक हाथ में तस्बीह और दूसरे में लाठी है उनके। दिलफिगार को पूरब की ओर हिंदुस्तान वही भेजता है। ठीक है, तो इसमें महत्वपूर्ण जो है भूमिका है उनकी। सिपाही, हिंदुस्तान का सच्चा राजपूत सिपाही जो अपने देश के लिए बहादुरी से जान दे देता है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि हिंदुस्तान का कौन सा सिपाही? तो राजपूत सिपाही। ठीक है, दिलफिगार दुनिया का सबसे अनमोल रत्न उसी सिपाही के आखिरी रक्त का कतरा लाता है। ठीक है, चलिए, इसके अलावा अगर हम बात करें तो युवती, कौन सी युवती? जिसका पति जो है मर चुका है और वह उसके साथ सती होती है। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं हम कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियों की। कौन सी महत्वपूर्ण पंक्तियाँ? जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको कहानी के बारे में बता देती हूँ। कहानी क्या है? दिलफिगार और दिलफरेब प्रेमी प्रेमिका है। प्रेमी प्रेमिका नहीं है। जो दिलफिगार है वो दिलफरेब से बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत करता है और वो उसके सामने जाकर अपनी मोहब्बत का इजहार करता है, लेकिन दिलफरेब कहती है कि मैं सिर्फ उसी से प्यार या शादी करूँगी जो मेरे लिए दुनिया का सबसे अनमोल रत्न लेकर आएगा। अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो तुम जाकर दुनिया का सबसे अनमोल रत्न लेके आओ। इसके बाद जो दिलफरेब है, दिलफिगार है वो क्या करता है? वो अनमोल रत्न की खोज में चला जाता है। सबसे पहले वो देखता है एक चोर को, जो कि कौन होता है? काला चोर होता है, जिसने बेगुनाहों की हत्या की हुई होती है, लेकिन फिर भी उसमें जरा भी दया रहम नहीं होता, ना ही कोई पश्चाताप होता है। लेकिन जब उसके फांसी दी जाती है तो उसकी मृत्यु से पहले उसकी अंतिम इच्छा पूछी जाती है, तो वह एक छोटे से बच्चे से मिलने की जो है इच्छा जाहिर करता है। 9-10 साल का बच्चा होता है जिससे वो मिलता है, और उससे मिलने के बाद जो है उसके अंदर एक, आप कह सकते हो, पश्चाताप का सैलाब उमड़ आता है और उसकी आंखों से पवित्र आंसू गिरने लगते हैं, जिसे जो दिलफिगार है वो लेकर दिलफरेब के पास जाता है कि यह दुनिया का सबसे अनमोल रत्न है। तो पहला अनमोल रत्न कौन सा था? वो काले चोर के आंसू। लेकिन दिलफरेब कहती है कि बेशक ये बेशकीमती है, लेकिन दुनिया का अनमोल रत्न नहीं है। उसके पश्चात क्या होता है कि दिलफिगार फिर से निकल जाता है उसी आस में कि वो दुनिया का अनमोल रत्न लेके आए। उसके बाद वो पहुंचता है एक ऐसी जगह पर जहाँ पर एक स्त्री का पति मर चुका होता है, और वो उस स्त्री जो है जीते जी अपने पति के साथ सती हो जाती है। यह देखकर जो दिलफिगार है वो बिल्कुल बहुत परेशान हो जाता है और उसे लगता है कि इससे ज़्यादा अनमोल वस्तु नहीं मिल सकती। तो वह उस सती की राख को लेकर और दिलफरेब के पास जाके कहता है कि इससे ज़्यादा पवित्र कुछ नहीं हो सकता, एक स्त्री जो अपने पति के साथ जीते जी जल गई हो। इसके बाद दिलफरेब क्या कहती है कि बेशक यह बहुत ही नायाब और बहुत ही कीमती है, परंतु यह भी दुनिया का अनमोल रत्न नहीं है। और जो उसकी मेहनत है वो उसको क्या करती है? बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट करती है, और वो उससे कहती है कि मुझे उम्मीद है कि तुम जो है दुनिया का अनमोल रत्न ला सकते हो, मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम ऐसा कर सकते हो। और वह उसका हौसला बढ़ाती है और कहती है अगर इस बार आओ तो मेरे सामने दुनिया का अनमोल रत्न लेकर ही आना। ठीक है, तो दिलफिगार क्या होता है? कहता है चला जाता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है। वो कहता है कि मैंने सारा जहाँ देख लिया, लेकिन मुझे कहीं पर भी कोई ऐसा रास्ता नहीं मिलता जिससे मुझे पता चले कि वो दुनिया का अनमोल रत्न है क्या। अगर मुझे थोड़ा सा पता चल जाता तो शायद मैं उसे ढूंढ भी लाता। उसके बाद कुछ उदाहरण है कि जैसे कहते हैं ना, किसी की मदद के लिए कोई तो होता है, काश मेरी मदद के लिए भी कोई होता जो मुझे रास्ता दिखाता। तो तभी आता है वो वृद्ध व्यक्ति, ठीक है, जो कि हरा हवाना पहने हुए हैं। वो उसे हिंदुस्तान की तरफ का रास्ता बताता है, और जो है दिलफिगार जो होता है वो उस तरफ चला जाता है। और अंत में क्या लेकर आता है? अंत में वो लेकर आता है एक सिपाही की खून का आखिरी कतरा, जो अपने देश के लिए बलिदान हो गया था।
ठीक है। और जिसे देखकर जो दिलफरेब है वो उसके कदमों में झुक जाती है और उसको अपना प्रेमी स्वीकार कर लेती है। तो ये थी इसकी कहानी। ठीक है, अब कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियाँ देख लेते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। देखिए, वह सौंदर्य के देवी यानी मलका दिलफरेब का सच्चा और जान देने वाला प्रेमी था। उन प्रेमियों में नहीं जो इत्र फुलेल में बसकर और शानदार कपड़ों में सजकर आशिक के वेश में माशूकियत का दम भरते हैं, बल्कि उन सीधे साधे भोले भाले फिदाइयों में जो जंगल और पहाड़ों से सर टकराते हैं और फरियाद मचाते हैं। ठीक है, तो ये किसके बारे में कही जा रही है बातें? ये दिलफरेब के बारे में, दिलफिगार के बारे में कही जा रही है। ठीक है, आज तू मेरा सच्चा प्रेमी है तो जा और दुनिया का सबसे अनमोल चीज़ लेकर मेरे दरबार में आ, तब मैं तुझे अपनी गुलामी में कबूल करूँगी। अगर तुझे वह चीज़ ना मिली तो खबरदार इधर रुख ना करना, वरना सूली पर खिंचवा दूंगी। तो ये कौन कह रही है? दिलफरेब कह रही है। किससे? दिलफिगार से। जब दिलफिगार जो है अपने दिल की बात दिलफरेब को बताता है। ठीक है, आगे देखिए। मुनीर शामी को हातिम सा मददगार मिल गया। ए काश कोई मेरा भी मददगार हो जाता। ए काश मुझे भी उस चीज़ का जो दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज़ है नाम बतला दिया जाता। बला से वह चीज़ हाथ में आती, मगर मुझे इतना तो मालूम होता कि वह किस किस्म की चीज़ है। तो देखिए, जब दिलफिगार जो होता है पवित्र आंसू और सती की जो राख है उसको लेकर जाता है, लेकिन वो भी उसे अनमोल रत्न नहीं मानती, तब वह मायूस हो जाता है और बैठे बैठे सोच रहा होता है कि जैसे मुनीर सामी को हातिम एक मददगार मिल गया था, काश मुझे भी कोई ऐसा मददगार मिल जाता तो मैं भी जो है उसको बेशकीमती चीज़ को ला पाता। ठीक है, आगे देखिए। आंसू का एक कतरा टपक पड़ा। दिलफिगार ने लपक कर उस अनमोल मोती को हाथ में ले लिया और उसके लिए कहा, बेशक यह दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ है जिस पर तख्ते ताउस और जामे जम और आबे हयात और ज़रे परवेज़ सब न्योछावर हैं। ठीक है, किसका आंसू था वो? काले चोर का आंसू था, जिसको लेकर दिलफिगार सोचता है कि यह दुनिया का अनमोल मोती है। ठीक है, और उसकी तुलना किससे कर रहे हैं वो? तख्ते ताउस, जामे जम, आबे हयात और ज़रे परवेज़। आपको इनके भी नाम याद रखने हैं क्योंकि परीक्षा में इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि आंसू के बारे में जो है दिलफिगार क्या कहता है कि वो किससे भी ज़्यादा कीमती है। तो इनके नाम आपको याद रखने हैं। आगे देखिए। क्या अपने रूप की एक झलक दिखाकर इस जलते हुए दिलफिगार को आने वाली सख्तियों को झेलने की ताकत न देंगी? तेरी एक मस्त निगाह के नशे से चूर होकर मैं वह कर सकता हूँ जो आज तक किसी ने इससे ना बन पड़ा हो। ये कौन कह रहा है? ये दिलफिगार कह रहा है। किससे? दिलफरेब से। कब कहता है? जब वो 2 बार नाकाम हो जाता है, तब तीसरी बार वो कहता है कि अगर तुम अपना दिलदार करा दो तो मैं ज़िंदगी की किसी भी सख्ती को पार कर लूँगा। ठीक है, प्रेमिका ने अपने प्रेमी पर न्यौछावर कर दिया और 2 प्रेमियों को सच्चे पवित्र और अमर प्रेम की अंतिम लीला आँख से ओझल हो गई। ठीक है, ये लेखक कह रहा है ये। ए जान निछावर करने वाले आशिक दिलफिगार, बेशक यह राख जो तू लाया है जिसमें लोहे को सोना कर दे की शिफत है, दुनिया की बहुत बेशकीमती चीज़ है और मैं सच्चे दिल से तेरी एहसानमंद हूँ कि तूने ऐसी अनमोल भेंट मुझे दी। अगर दुनिया में इससे भी ज़्यादा अनमोल कोई चीज़ है, जा उसे तलाश कर और तब मेरे पास आ। मैं तहे दिल से दुआ करती हूँ कि खुदा तुझे कामयाब करे। जब जो दिलफिगार होती है, दिलफिगार की जो मेहनत है, जब दिलफरेब उसको देखती है तो उसके मन में कोमल भाव आ जाते हैं और वो कहती है कि सती की राख को देखते हुए कि तू बहुत ही अनमोल भेंट मेरे लिए लेकर आया है, मगर मैं चाहती हूँ कि दुनिया में इससे भी ज़्यादा कोई अनमोल चीज़ है, तू उसे तलाश कर कर मेरे पास आए और मैं तेरे लिए जो है कामयाबी की दुआ करूँगी। ठीक है, तू मोहब्बत का दावा तू मोहब्बत का दावा करता है और तुझे इतनी भी खबर नहीं कि मजबूत इरादा मोहब्बत के रास्ते की पहली मंजिल है। मर्द बन, यूं हिम्मत ना हार। पूरब की तरफ एक देश है जिसका नाम हिंदुस्तान है, वहाँ जा तेरी आरज़ू पूरी होगी। तो ये बातें कौन कह रहा है? ये बातें बुजुर्ग कह रहे हैं। किससे कह रहे हैं? दिल फिगार से कह रहा है। ठीक है, क्या तू नहीं जानता मैं कौन हूँ?
क्या तूने आज इस तलवार की काट नहीं देखी? मैं अपनी माँ का बेटा और भारत का सपूत हूँ। ये बातें कौन कह रहा है? ये बातें कह रहा है सिपाही। कौन सा सिपाही? वो जवां मर्द सिपाही जो कि युद्ध भूमि में लेटा हुआ है, शरीर पे जिसके बहुत सारे घाव हैं। ठीक है। ए जवां मर्द, मैं तेरा दुश्मन नहीं हूँ, अपने वतन से निकला हुआ गरीब मुसाफिर हूँ। ये बातें दिलफिगार कह रहा है उस सिपाही से, जब वो सिपाही सोचता है कि यह जो है दुश्मन है। ठीक है। देखिए सारी ही पंक्तियाँ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो ज़रूर से देख लीजिएगा। इसके अलावा मैंने और भी जो है कहानी में इससे पहले 3 कहानियाँ करा चुकी हूँ। अगर आपने वो अब तक नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूँगी, आप वहाँ से भी उन्हें चेक कर सकते हैं, या फिर आप मेरे चैनल पर विज़िट करके उन्हें देख सकते हैं, जिसमें मेन पॉइंट्स मैंने कराए हुए हैं। ठीक है। आगे देखिए। सिपाही बोला, अगर अगर तू मुसाफिर है तो आ मेरे खून से तर पहलू में बैठ जा, क्योंकि यही 2 अंगुल ज़मीन है जो मेरे पास बाकी रह गई है और जो सिवाय मौत के कोई छीन नहीं सकता। अफसोस है कि तू यहाँ ऐसे वक्त में आया है जब हम तेरा आतिथ्य स्वीकार करने के योग्य नहीं। हमारे बाप दादा का देश आज हमारे हाथ से निकल गया और इस वक्त हम बेवतन हैं। जब वो सिपाही को बताता है कि मैं तो यहाँ पर मुसाफिर हूँ, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ, तब वो जो है सिपाही दिलफिगार से ये बातें कहता है। ठीक है। आगे देखिए। क्या मैं अपने ही देश में गुलामी करने के लिए जिंदा रहूं? नहीं, ऐसी ज़िंदगी से मर जाना अच्छा, इससे अच्छी मौत मुमकिन है। ठीक है। इम्पोर्टेंट लाइन है, सिपाही ने कही है। ठीक है। किसने कही है? सिपाही ने। किससे कही है? दिल फिगार से। मरने वाले ने धीमे से कहा, भारत माता की जय, और उसके सीने से खून का आखिरी कतरा निकल पड़ा। एक सच्चे देश प्रेमी और देशभक्त ने देशभक्ति का हक अदा कर दिया। ठीक है। ये सिपाही के बारे में कही जा रही है, जब वो अपना दम तोड़ देता है और उसके शरीर से जो है खून का आखिरी कतरा भी निकल जाता है। बेशक दुनिया में खून के इस कतरे से ज़्यादा अनमोल चीज़ कोई हो ही नहीं सकती, ये दिल फिगार सोच रहा है ना। चलिए आगे देखिए। दिल फरेब खड़ी हो गई और हाथ जोड़कर दिल फिगार से बोली, ए जानिसार आशिक दिल फिगार, मेरी दुआएं बर आई और खुदा ने मेरी सुन ली। तुझे कामयाब और सुरखरू किया, आज से तू मेरा मालिक है और मैं तेरी लौडी। खून का वह आखिरी कतरा जो वतन की हिफाजत में गिरे, दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ है। देखिए ये जो पंक्तियां हैं ना, ये अंतिम पंक्तियां हैं इसकी, तो बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं, आपको इन्हें याद रखना है। ठीक है। तो ये थी हमारी आज की कहानी, दुनिया का सबसे अनमोल रत्न। एक बार मेन पॉइंट्स जो हैं फिर से रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। दुनिया का सबसे अनमोल रत्न किसने लिखा है? प्रेमचंद ने। कब लिखा गया है? 1907 में, और 1908 में इसे सोजे वतन कहानी संग्रह में संग्रहित किया था। सोजे वतन कहानी संग्रह था वो किस में लिखा हुआ था? उर्दू में। और दुनिया का अनमोल रत्न कहाँ जो प्रकाशित हुआ था? जमाना पत्रिका में। ठीक है। इसके अलावा सोजे वतन में और कौन कौन से कहानी है? तो इश्क दुनिया हुब्बे वतन, और दूसरा दुनिया का सबसे अनमोल रत्न। इसके अलावा यही मेरा वतन है, शेख मखमूर सिले मातम। बच गए।